एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं बहुत सारी वीडियो लेके आती हूँ। सो मैंने स्टार्ट किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि कंप्लीट होने वाला है, बट उसकी एक दो डिजीज कंडीशन रह जाती हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बोल रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी कुछ नॉलेज और एजुकेशन पा सकें। सो स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? एक लंग्स का डिसऑर्डर है जिसमें मेनली क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी। कैसे? ड्यू टू एनी थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म? थ्रोम्बस एक ब्लड का क्लॉट है जो क्या करता है, आर्टरी में एक जगह पे ही स्टक रह जाता है, जबकि जो एम्बोलिज्म है या एम्बोलस है वो क्या करता है, पूरे सर्कुलेशन में मूव करता है। मतलब एक आर्टरी में है तो वो अनदर आर्टरी में जाएगा, फिर वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में ब्लॉकेज कॉज करेगा। सो ये डिफरेंस है थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म का। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कोई भी थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म का ओरिजिनेट होके वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, जिसके थ्रू वहां पे क्या हो सकता है, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है या फिर जो राइट हार्ट फेलियर है वो वहां पे कॉज हो सकता है। नेक्स्ट कॉजेज रहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। सो सबसे पहले वहां पे थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है, कोई एम्बोलाई है उसकी वजह से हो सकता है, अदर डिजीज कंडीशन फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है, कोई ट्रोमा हुआ है। बिकॉज ट्रोमा में आपको पता है अगर जो पेशेंट है वो बिल्कुल इमोबिलाइज हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, सो बिल्कुल अपनी मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसके थ्रू जो उनका ब्लड है वो बिल्कुल स्टेसिस हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, और जिसकी वजह से कोई भी क्लॉट वहां से टूट के आगे सर्कुलेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एनी सर्जरी। सर्जरी के बाद भी सेम कंडीशन है। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी सर्जरी आप बोल सकते हो। हाइपरकोगुलियोपैथी, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरकोगुलियोपैथी? इट मीन जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली क्लॉट अगर इकट्ठे हो रहे हैं सो वो क्या करेंगे, टूट के किसी भी आर्टरी में सर्कुलेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी क्या रहता है, हाइपरकोगुलियोपैथी वहां पे रहती है। ओल्डर एज या फिर आप बोल सकते हो मोर देन 50 ईयर ऑफ एज ग्रुप को मेनली देखने को मिल सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, एक डिपेंडेंट पोजीशन में वो रहेंगे। सो इन सभी कंडीशनों की वजह से हो सकता है pulmonary embolism. Next one is what is the pathophysiology for the pulmonary embolism? So due to any etiological factor, जो थ्रोम्बस है वो कंप्लीट क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा पल्मोनरी आर्टरी में, जिसके थ्रू क्या है, जो एल्यूवोलर जो डेड स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से वहां पे जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा, क्या, गैसियस एक्सचेंज, एंड ऑल्सो जितना भी वहां पे ब्लड सर्कुलेशन है वो अदर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच सकता, और वो लास्ट में कॉज कर सकता है शॉक की कंडीशन को। बिकॉज जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, आप सबको पता है पल्मोनरी आर्टरी में अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। राइट साइड जो हार्ट फेलियर है वो कॉज हो सकता है, शॉक की कंडीशन आ सकती है, और जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दैट्स वाई जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसको एक मेडिकल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। अगर इसको 4 to 5 आवर्स में ट्रीट नहीं किया गया सो पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द अदर रिस्क फैक्टर फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो रिस्क फैक्टर में क्या है, कोई इमोबिलाइजेशन कोई पेशेंट है, इमोबिलाइजेशन, ओबेसिटी का पेशेंट है, प्रेगनेंसी का कोई पेशेंट है, वेनस स्टेसिस की जो उसका ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द सिटिंग, जैसे हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कोई सर्जरी हुई है, सो क्या है, जो पेशेंट है या कोई पर्सन है वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, जिसके थ्रू जो उसका ब्लड है वो बिल्कुल स्टेसिस की कंडीशन में आ सकता है, जिसके थ्रू कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकती है। वेरिकोज वेन और डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेजर कॉज माना जाता है किसका, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। अदर जो वेनस जो उसके डिजीज कंडीशन है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस है या फिर कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये सारे क्या कॉज कर सकते हैं वहां पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन को। नेक्स्ट वन इज द मेन साइन एंड सिम्टम फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो डिस्निया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डिस्निया इट मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्यों होगा? बिकॉज मैंने आपको बताया था जो एल्यूवोलर जो डेड स्पेस है वो इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। सेकेंड वन,
टैकीपीनिया, टैकीपीनिया मतलब वेरी रैपिड रेस्पिरेटरी रेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऑब्वियसली जो उसके लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से टैकीपीनिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन आप बोल सकते हो टैकीपीनिया को। अदर जो डिस्निया है वो डिपेंड करता है कि जो एम्बोलिज्म का साइज़ है वो कितना है, साइज़ मीडियम है, बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा सीवियर साइज़ हो गया है, सो उसकी वजह से हम साइन एंड सिम्टम उसके देख सकते हैं। चेस्ट पेन इज द कॉमन एंड यूजुअली सडन एंड प्लूराइटिक। चेस्ट पेन वहाँ पे श्योरिटी है कि वहाँ पे दिखेगी ही दिखेगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना की पेन है, वैसी जैसी पेन उसको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अदर सिम्टम में वहाँ पे एंजाइटी होगा, फीवर होगा, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, अप्रीहेंशन, कफ होगा, डायफोरेसिस मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्या होगा, पसीना आएगा, प्रस्पिरेशन होगी, हीमोपेटाइसिस हो सकता है, एंड सिनकोप वहाँ पे उसको चक्कर आ सकता है, एंड ऑल्सो देयर इज द शॉक की कंडीशन वहाँ पे अराइज हो सकती है। सो ये सारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम ऑफ द पल्मनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन फॉर पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो पल्मनरी एम्बोलिज्म के लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और डायग्नोस्टिक में हम क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन, परफ्यूजन स्कैन कर सकते हैं, पल्मनरी एंजियोग्राफी इट मीन्स जो पल्मनरी आर्टरी है उसको हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। चेस्ट एक्सरे, ईसीजी क्यों, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे क्या है, जो राइट हार्ट फेलियर अगर हो गया है, सो आपकी जो ईसीजी है वो बिल्कुल ही वहाँ पे डिफरेंट दिखाई देगी। पेरिफेरल वैस्कुलर स्टडी हम कर सकते हैं, डी डाइमर टेस्ट भी हम कर सकते हैं। डी डाइमर टेस्ट हम क्यों करेंगे, बिकॉज मैंने आपको एक पॉजिटिव फैक्टर बताया था, क्या, डीवीटी। सो डीवीटी के केस में जो डी डाइमर जो प्रोटीन है, फ्रेगमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं उस केस में। सो हमें डी डाइमर के वजह से हम पता कर सकते हैं कि क्या इसका कॉज है पल्मनरी एम्बोलिज्म का। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑल्सो द वेनोग्राफी हम वहाँ पे कर सकते हैं। वेनोग्राफी मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ द वेन, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी की जितनी भी आर्टरीज है, लंग्स हैं, उनको हम विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द what are the main preventive measures that are used for the pulmonary embolism. So prevention is better than cure, you all know that. So prevention आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया immobilization. So immobilization को क्या करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, स्टॉप करेंगे। कैसे, लेग एक्सरसाइजेस के लिए बोलेंगे, इंटरमीडिएट न्यूमेटिक जो लेग कंप्रेशन डिवाइसेस है, जैसे डीवीटी पंप जो है उसमें हम कंप्रेशन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक हम कंप्रेशन जो कफ होता है वो हम अप्लाई कर देते हैं लेग्स के ऊपर। सो जिसके थ्रू क्या है, आपकी लेग्स की जो आर्टरी वेन्स हैं वो जल्दी जल्दी आपकी सर्कुलेशन में हेल्प करती है। सो उसकी वजह से आपका कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हो सकता। और वहाँ पे इलास्टिक कंप्रेशन जो स्टॉकिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल में आप क्या क्या चीज़ें देंगे, एंटी कोगुलेंट थेरेपी, सेकेंड वन इज द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, एंड वहाँ पे आप कर सकते हो सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो एंटी कोगुलेंट थेरेपी है उसमें हम मेनली देते हैं हेपेरिन और वारफेरिन, जो कि क्या करते हैं, जो आपका क्लॉट फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सेकंड वन इज द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में जो मेन ड्रग रहती है दैट इज द यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सारी क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक। लाइटिक मतलब उसको जो थ्रोम्बस है उसको तोड़ना, मतलब वो स्टॉप नहीं कर सकता बट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा तो वो डिजॉल्व होके वो सर्कुलेशन में वो डिजॉल्व हो जाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम वहाँ पे करते हैं पल्मनरी एम्बोलेक्टमी। इट मीन्स जो एम्बोलिज्म है, जो एम्बोलस जो वहाँ पे क्रिएट हो गया है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सेकंड वन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रांसवीनस कैथेटर एम्बोलेक्टमी। इट मीन्स हम वेन्स के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे और जिसके थ्रू विजुअलाइज करके उसको रिमूव कर देंगे। सो ये सारी क्या थी, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर द पल्मनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, सबसे पहले मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द पल्मनरी एम्बोलिज्म। सेकंड, प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थर्ड वन, असेस द पोटेंशियल फॉर द पल्मनरी एम्बोलिज्म।
मैनेजिंग द ऑक्सीजन थेरेपी, रिलीव द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट, मॉनिटरिंग फॉर द एनी कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज मैंने कॉम्प्लिकेशन में आपको बताया था उसकी डेथ हो सकती है, उसको शॉक की कंडीशन हो सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. खत्म. बाय बाय. खत्म. टाटा. रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो चुका है. मैं इसकी जो कंबाइंड वीडियो है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और इससे जितने भी रिलेटेड MCQs हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी. प्रेस द बेल आइकन.